अब देखिए, अब मुद्दा ये उठता है कि हम अगर उनको संविधानवाद समझाएं, और ये जो संविधान है इसकी जानकारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक को भी उलट कर देखोगे तो जैसे ब्रिटिश संविधान हुआ, अमेरिकी संविधान हुआ या फ्रांस का संविधान हुआ, तो इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करके पूछते हैं। तो जब उनको कंपैरिजन जब है तो कंपैरिजन के क्वेश्चन के लिए उनकी जानकारी तो हमें प्राप्त करनी ही पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं। लेकिन मुद्दा एक यह भी है माय स्टूडेंट्स कि अगर किसी बच्चे की कक्षा आरंभ होती है और संविधानवाद समझाने के बाद उसको अंतर्राष्ट्रीय संविधान में बहुत गहराई में ले जाया जाए तो वो बच्चा पक जाए, नेचुरली है। तो पक जाएगा तो उसमें उसको क्या करना है उस बच्चे को कि मैंने अपने शिक्षकों को जिस तरह से ट्रेन किया हुआ है, जो हमारे पॉलिटी के टीचर हैं या वो किस तरह से लेते हैं, तो इसमें हमने कहा कि देखिए आप प्रथम दृष्टया जब जहां से आप शुरू करेंगे तो थोड़ा सा अगर इनको परिप्रेक्ष्य आप नहीं बताएंगे और जब तक वो पश्चिम की स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता को नहीं समझेंगे तब तक, और पश्चिम के समाजवाद को, तब तक उनके साथ दिक्कत यह होगी कि वो भारत के संविधान को भी नहीं समझ सकते। न भारत में, जो कि उसमें वही अवधारणा सब भारतीय संविधान में भी ली गई है। तो आप कहेंगे भाई भारत के संविधान में नहीं समझ सकते का मतलब ये नहीं है कि हमने पश्चिम की स्वतंत्रता को ज्यों का त्यों ले लिया है। अब उनको ये समझना होगा कि पश्चिम में जो स्वतंत्रता की अवधारणा थी और हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता की अवधारणा थी उनमें क्या फर्क है और क्यों फर्क है। आपने देखा होगा कि यूपीएससी के जो चेयरमैन है, जिन्होंने अभी अभी यूपीएससी के अध्यक्ष ने एक पब्लिक मतलब बच्चों से डायरेक्टली कम्युनिकेट किया था, उन्होंने भी कहा कि हर टॉपिक के पीछे आपको क्या और क्यों जानना चाहिए। हालांकि उन्होंने उसको बहुत संक्षिप्त में कहा, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या और क्यों से मतलब यह है कि उसको क्रिटिकली आपको जानना होगा। तो मैंने उनको ये रणनीति बनाई कि भाई देखिए, शुरू में अगर आप इन संविधान के डीपर में चले जाएंगे तो बच्चा तो अभी संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ जानता नहीं है, तो उनको डर हो जाएगा या वो पक जाएंगे। पहले अपने देश का संविधान समझा, नहीं दुनिया का संविधान समझा। तो हमने कहा कि ऐसा करिए कि इसको केवल एक संक्षिप्त सी झलक दे दीजिए ताकि आगे की चीजों को समझ सके। और एक बार जब भारतीय संविधान जब पूरा समाप्त हो जाए, भारतीय संविधान और राजनीति आपका टॉपिक, तब एक बार दोबारा लौट के डिटेल्स में इसको कर दीजिए। और नहीं तो केवल एक कर्सरी लुक देकर निकल जाइए, बच्चे को इस लायक बना दीजिए ताकि वो स्टूडेंट्स कम से कम भारतीय संविधान के नुआंसेस को समझ सके, उसके मूल भाव को समझ सके। नहीं तो भारतीय संविधान के मूल भाव को तो कभी वो समझ ही नहीं पाए। अब देखिए, इसी तरह से हमने करंट में क्या किया कि हमने इसी तरह से डिवाइड किया और इसी तरह से डिवाइड करके हमने संविधान में लिया। तो उसमें क्या है, जैसे इकोनॉमी में ले रहा हूं उसका भी मैं बना देता हूं आपको, तो वही तरीके के हिसाब से ले रहा हूं। क्योंकि जो करंट का क्लास होता है वो तो वीकली होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम आपको ये हेल्प करते हैं। ये क्लास मेरा संडे का होता है, इसलिए संडे का क्लास मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उस क्लास को नेग्लेक्ट मत करना। मैं डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेशन में रहूंगा, मैं अपना लैपटॉप भी खोला रखूंगा दूसरे लेक्चर से, और उसमें आप लोग सामने में कोई भी चीज अगर क्वेरीज हो तो आप डाल सकते हो उसको। मतलब आप डायरेक्टली मैं आपको एड्रेस करूंगा। बहुत ढेर सारा क्वेश्चन तो नहीं, कुछ अगर जैसे आपको समझने के क्रम में कुछ अगर वहां पर दिक्कत हो रही है, कोई शब्द आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यू विल आस्क मी द क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन। तो ये जो आप देख रहे हो, अब हमने पिछली बार क्या किया था, उसमें क्वेश्चन पकड़ा गया था डायरेक्ट यूपीएससी में कि जैसे अमेरिकी संविधान है, तो अमेरिकी संविधान में अमेरिकी प्रेसिडेंट की जो क्षमादान की शक्ति थी, क्योंकि उसी समय डोनाल्ड ट्रंप आया और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पावर को, जो प्रीएम्प्टिव, जो उसका पार्डनिंग का पावर का, उसने यूज कर लिया। तो वहां पर प्रीएम्प्टिव पावर है प्रेसिडेंट को, माने प्रेसिडेंट को ऐसे गुनाह को भी माफ करने का अधिकार है जो गुनाह व्यक्ति ने किया ही नहीं है, माने फ्यूचरिस्टिक गुनाह को भी। तो इस बेसिस पर मतलब, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो जब गुनाह हो चुका हो तभी वो माफ कर सकते हैं। तो दोनों के क्षमादान की शक्ति में कई मुद्दों पर फर्क है। तो वही मैंने बच्चों को क्लास में कवर किया था, तो यही क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में पूछ दिया था। उसी तरह से जैसे अब देखिए ब्रिटिश संविधान है, तो उसमें कुछ बातें ऐसी थी, तो मतलब कि
इस एरिया से हमें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट एरिया से हमारे 2 क्वेश्चन पकड़े गए थे मेंस में, और प्रीलिम्स में तो कई। तो मैं इसलिए मैंने आपको बताया कि तरीका के हिसाब से अब इसमें क्या होगा कि प्रीलिम्स में भी यही रणनीति होनी चाहिए कि क्वेश्चन अगर हमको सेट करना है तो हम यहीं से सेट करना शुरू कर देंगे ताकि बच्चों को यहीं से आगे बढ़ना है। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संविधान हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय संविधान होने के बाद अब क्या है कि पहले स्टूडेंट को यह समझना चाहिए कि अब दुनिया में क्या होगा। अभी तक दुनिया में क्या है, भारत हो या कोई और देश हो, वो उपनिवेश है, कॉलोनी है। तो अब होगा उपनिवेश मुक्ति। उपनिवेश मुक्ति, और उपनिवेश मुक्ति के बाद क्या होगा, पहले भारत की स्वतंत्रता होगी। क्योंकि आप अगर भारत के इतिहास, विश्व इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन स्टार्टेड। जो डीकोलोनाइजेशन है, मतलब कि कॉलोनी के मुक्त होने की जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट हुआ है 1947 से। तो 1947 जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत उस मामले में पहला देश था जो आजाद हुआ। तो आजाद हुआ, एक बड़ा देश भी था। तो इसके सामने अब चुनौती है, सबसे पहले इसके सामने चुनौती है कि ये किस तरह का ये प्रयास करेगा। तो इसके पीछे प्रेरणा क्या है। तो एक ऊपर जो आपने अंतर्राष्ट्रीय संविधान देखा, उसकी प्रेरणा है। दूसरी प्रेरणा इसका क्या है, दूसरी प्रेरणा है कि ब्रिटिश के द्वारा जो समय समय पर संवैधानिक सुधार बिल लाए गए, वैसे लाए तो बहुत गए, आप 1973 तक उतना पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, भले आप हिस्ट्री में चले जाइए। लेकिन आप यहां पर जैसे अंतर्राष्ट्रीय संविधान का प्रभाव देखेंगे तो दूसरा वाला पॉइंट में आपको देना चाहिए। यहां पर जो प्रभाव है, मतलब संविधान के निर्माण में प्रेरणा कहां से मिली, यानी प्रेरणा कहां से, तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय संविधान से मिली, दूसरा हमारे जो ब्रिटिश के द्वारा समय समय पर जो संवैधानिक सुधार बिल लाए गए। वैसे तो लाए गए बहुत सारे बिल, लेकिन जैसे 1919 का बिल है या 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, तो इन सब का प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो उनको अपने संज्ञान में लीजिए। तीसरा है कि जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, तो राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य ही हमारे नेताओं ने एक संवैधानिकता की अवधारणा विकसित कर ली, विशेषकर एक संवैधानिक नैतिकता का भाव। एक्चुअली देखिए, एक टर्म आता है संवैधानिक नैतिकता। तो ये जो संवैधानिक नैतिकता है, दिस टर्म वाज इन्वेंटेड बाय, बेसिकली इट वाज यूज्ड बाय, नॉट इन्वेंटेड। इन्वेंटेड तो बहुत पहले एक वेस्टर्न स्कॉलर ने किया था, परसिस्टेंटली यूज्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संवैधानिक नैतिकता ये होती है कि अगर कोई निर्णय हम सहमति से लेने लगते हैं, सहमति से लेते हैं, आपस में तालमेल बैठा के लेते हैं, तो संवैधानिक नैतिकता बढ़ती है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसा होती, बल प्रयोग होता, सशस्त्र संघर्ष होता, तो फिर संवैधानिक नैतिकता की क्षति होती। लेकिन हर काम अहिंसात्मक तरीके से, आपसी सहमति से हुई, तो भारत की आजादी की लड़ाई के मध्य संवैधानिक नैतिकता बढ़ी और हमारे नेताओं ने भी स्वयं समय समय पर कुछ संवैधानिक मांगे रखी। जैसे आप 1928 का नेहरू रिपोर्ट ही देखते हैं, या फिर आप 1931 के कराची अधिवेशन में ही आप कुछ मुद्दे को देखते हैं, या फिर उसके बाद आप लखनऊ फैजपुर अधिवेशन में कुछ मुद्दे को देखते हैं, या फिर उसके आगे आप बढ़ेंगे तो क्रिस मिशन के सामने भी भारत ने कुछ मांगे रखी, कैबिनेट मिशन के सामने भी भारत ने कुछ मांगे रखी। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन की जो एक चेतना है, दृष्टिकोण है, उसका भी प्रभाव है। और चौथा फैक्टर हो जाता है इसमें जो एक सामाजिक न्याय की मांग। सामाजिक न्याय की मांग क्यों? क्योंकि आप ही एक चीज देख के बताइए कि हमारा जो संविधान है, तो हमारे संविधान जो बने हैं, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में हमारी संवैधानिक दृष्टि विकसित हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में ही, आप कॉन्टेक्स्ट में ही देखेंगे कि वहां पर पेजेंट मूवमेंट हुआ था, यानी कि किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, दलित जाति के लोगों का आंदोलन। तो हम लोगों ने उसी समय फिक्स कर लिया था कि हमें मूलभूत आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, तो हमारी संवैधानिक दृष्टि को भी प्रभावित करेगा। तो 4 फैक्टर हो गया। और 5वां फैक्टर है पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।